हेलो दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है जिसका नाम है लर्न एचवीएसी। दोस्तों, अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपने एक चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व की होगी कि हमारी फील्ड में चीज़ों को कितने भी अच्छे से प्लान किया जाए बट लेकिन एट द एंड प्रॉब्लम आता ही है। जब एग्जीक्यूशन पॉइंट पे अगर जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता ही है। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स इसलिए भी आता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन में मल्टीपल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। हर एक्टिविटी की अपनी यूनिक टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उनके यूनिक टाइप के मैन पावर रिक्वायरमेंट होती है, उनके लिए यूनिक टाइप का मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स एक काम में इन्वॉल्व होते हैं और कोई एक स्टेक होल्डर भी अगर फेल होता है तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करता है। आज इन्हीं चैलेंजेस में से एक चैलेंज है कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन। आज हम लोग वो स्टडी करेंगे। दोस्तों, एक बात जरूर याद रखिए कि ये जितने चैलेंजेस आते हैं यही चैलेंजेस हैं कि इस फील्ड को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और कुछ नया करने के लिए हमें इंस्पायर भी करते रहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन एक जब वर्ड हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज तो नहीं है, क्योंकि इसमें अगर ज़्यादातर लोगों से आप पूछेंगे तो एक ही बात कहेंगे कि इसमें आपको बायर को 2 से 3 कॉन्ट्रैक्टर्स को इंक्वायरी भेजना है। वो ज़्यादा नंबर्स कम ज़्यादा हो सकता है, इंक्वायरी भेजना है। उन कॉन्ट्रैक्टर्स में से जिसका सबसे कम ऑफर आ रहा है उसमें से कि उस बंदे को काम अवॉर्ड कर दो। अगर और ज़्यादा वर्किंग करनी है तो उसमें बेंचमार्किंग के रेट जो प्रीवियस क्लोज रेट हैं वो आप डाल दीजिए, रेट एनालिसिस डाल दीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन डाल दो और किसी एक वेंडर को फाइनल कर दो। अगर आपको भी लगता है कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन यही है तो आप आई थिंक गलत समझ रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन इससे बहुत ऊपर की चीज है, क्योंकि जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को आप इंक्वायरी भेजने वाले हैं, क्या आपने सोचा है क्या वो कैपेबल वेंडर्स हैं क्या? सबसे पहले इसमें होता है कि आपको कैपेबल वेंडर्स फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि एक बार जब कॉन्ट्रैक्टर साइड पे आ गया, अगर वो फेल होता है, अगर वो परफॉर्म नहीं करता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है प्रोजेक्ट की ग्रोथ के ऊपर। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत बार ये वर्ड सुनते हैं कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है। परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके पीछे मल्टीपल एन नंबर्स ऑफ रीजन हो सकता है, बट अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है एट द एंड अगर देखा जाए तो रिजल्ट जो होता है प्रोजेक्ट की ग्रोथ हैम्पर होती है। इसलिए कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैपेबल वेंडर फाइंड आउट करना कि वो जो वेंडर है वो क्या आपका प्रोजेक्ट करने के लिए कैपेबल है या नहीं है। वो फाइंड आउट करने के बाद टेंडरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन देके समराइज करें, अगर कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन में 2 फेजेस होते हैं। पहला होता है प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस, दूसरा होता है टेंडरिंग प्रोसेस। प्री क्वालिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर की कैपेबिलिटीज को चेक किया जाता है, उसके डेटास कलेक्ट किए जाते हैं और उसकी कैपेबिलिटी चेक होती है कि ये बंदा परफॉर्म कर पाएगा नहीं कर पाएगा। एट द एंड कोई भी वेंडर फेल हो सकता है, बट जितना रिस्क आप कम कर सको पहले ही इनिशियल प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज में जितना रिस्क आप कम कर देते हैं उतना फिर बाद का काम के लिए उतना अच्छा होता है। तो प्री क्वालिफिकेशन में हम कॉन्ट्रैक्टर की कैपेबिलिटीज को चेक करते हैं। उसके बाद एक बार कैपेबिलिटी चेक हो गई, कैपेबल वेंडर फाइंड आउट हो गए जो हमारे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उनमें उनके साथ फिर हम टेंडरिंग प्रोसेस जो मैंने ऊपर बताया उनको इंक्वायरीज फ्लोट होगी। उनमें से जो भी प्रोसेस है L1 बेसिस या जो भी प्रोसेस है उसके हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर प्री क्वालिफिकेशन के अंदर मल्टीपल डेटा हम कॉन्ट्रैक्टर से लेते हैं और उसको एनालाइज करते हैं और चेक करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर ये काम कर सकता है नहीं कर सकता। उसमें सबसे पहला हम उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कॉन्ट्रैक्टर की क्या है। उसके चेक करने के लिए सबसे अच्छा टूल है आप उसकी ऑडिटेड बैलेंस शीट चेक कर लो। 4 से 5 साल की बैलेंस शीट आप चेक करो। उसमें सबसे पहले आप चेक करो उसका टर्नओवर क्या है, उसका कंसिस्टेंट टर्नओवर ग्रोथ कितना है, पहले साल कितना है। 4 से 5 साल का डेटा आप एनालाइज करो। उसमें आपको अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर का टर्नओवर एक साल 4 करोड़ है, दूसरे साल 6 करोड़ है, तीसरे साल 10 करोड़ है, 15 करोड़, अगर इंक्रीजिंग है, अगर कहीं पर डिक्रीज भी हो रहा है तो एक पर्टिकुलर कोई रीजन है जिसकी वजह से, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को आप के ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो कॉन्ट्रैक्टर पहले साल 10 करोड़ की टर्नओवर कर रहा है, दूसरे साल 2 करोड़ की टर्नओवर कर रहा है, फिर तीसरे साल उसका 50 लाख हो रहा है, फिर 6 करोड़ हो रहा है, तो वहां पे ग्रोथ कंसिस्टेंट नहीं है और कोई रीजन भी अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के साथ थोड़ा सा उस पर ट्रस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। दूसरा, उसका ऑडिटेड बैलेंस शीट से आप चेक करिए उनके प्रॉफिट रेशियोज क्या हैं।
क्योंकि एक बात याद रखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई काम कर रहा है तो कुछ गेन करने के लिए कर रहा है, कुछ कमाने के लिए कर रहा है। कोई भी घर से पैसा नहीं लगाएगा आपके प्रोजेक्ट पे, वो आपके प्रोजेक्ट से पैसा कमाएगा, आपके प्रोजेक्ट पे ही लगाएगा। ये हो सकता है कुछ अमाउंट वो फाइनेंस करे, बट वो फाइनेंस करने के लिए उसके पास वो कुछ होना चाहिए, जो दूसरे प्रोजेक्ट के प्रॉफिट्स हैं उसी से वो कहीं पे यूज करेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिटेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले जब कॉन्ट्रैक्टर आपके साइड पे मोबिलाइज करेगा तो उसे एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट कॉन्ट्रैक्टर के पास अगर पैसा ही नहीं है तो क्या इन्वेस्ट करेगा। इसलिए कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिटेबल होना चाहिए, इससे कॉन्ट्रैक्टर स्टेबल रहता है। तो ये आपको चेक करना है। तीसरा आपको चेक करना है कि कहीं पिछले किसी साल में क्या बैंकरप्सी जैसे कोई केसेस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर आया है क्या, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर अगर बैंकरप्ट हो चुका है तो उसके ऊपर आप उसकी फाइनेंशियली वो आप स्टेबल नहीं है, मतलब वहां पे ट्रस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ आप न सेलेक्ट करें तो ज्यादा बेटर होगा। इसके लिए फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है उसके सबसे पहले आप चेक करिए, जिसमें टर्नओवर, उसके प्रॉफिट रेशियो या बैंकरप्सी, ये तीन चीजें आप चेक करिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्टर जो है उस ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। दूसरा टूल होता है बिड कैपेसिटी। बिड कैपेसिटी क्या होता है? बिड कैपेसिटी एक ऐसी वैल्यू होती है कि जिस वैल्यू तक जो क्लाइंट होता है उसको अश्योर्ड होता है कि इस अमाउंट तक का प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट कर सकता है। ये किस बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है? ये इस बेसिस पे कि कॉन्ट्रैक्टर का ही डेटा लेके आप एक बिड कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। इसका एक जनरल फॉर्मूला है A इंटू एन इंटू एम माइनस बी। ए क्या होता है? मैक्सिमम टर्नओवर, पिछले 4 से 5 साल में उसका मैक्सिमम टर्नओवर कितना है। एन क्या होता है कि आपका प्रोजेक्ट कितने साल का प्रोजेक्ट है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर को आप अवार्ड करने वाले कितने टाइम फ्रेम का प्रोजेक्ट है। जैसे कि अगर 6 महीने का है तो 0.5 ईयर्स हो गया, 1 साल का है तो 1 हो गया, 2 साल का है तो 2 हो गया। तो ईयर में आपको देना है कि कितने साल का आपका प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट होता है एम एक कांस्टेंट होता है 2 या 2.5, जनरली हम 2 कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है बी होता है कॉन्ट्रैक्टर कमिटमेंट। उसने मार्केट में कमिटमेंट कितनी दी है कि 1 साल के अंदर जो 1 साल का आपका प्रोजेक्ट टेन्योर है उस पीरियड में वो कितने का अमाउंट का प्रोजेक्ट वो डिलीवर करेगा दूसरे वेंडर्स क्लाइंट के पास या आपके पास, उसकी कमिटमेंट कितनी है, कितने की वो बिलिंग करेगा। इससे आप कैलकुलेट कर सकते, इससे बिड कैपेसिटी आप कॉन्ट्रैक्टर की कैलकुलेट कर सकते हो। और एक बात याद रखिए, बिड कैपेसिटी अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर की 0 आ रही है मतलब आप उसको कोई और प्रोजेक्ट देना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अगर उसकी माइनस आ रही है मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर स्टेबल नहीं है, आप उसके साथ जाना बहुत रिस्की हो सकता है। आपका जो भी प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेशन होगा कि ये आपका पैकेज है उसकी क्या वैल्यू है, वो वैल्यू कभी भी कम होनी चाहिए बिड कैपेसिटी एनी टाइम आपकी ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसकी 10 करोड़ की टर्नओवर है, मैक्सिमम टर्नओवर 10 करोड़ का है, और उस कॉन्ट्रैक्टर ने को आप जो काम दे रहे हैं उसका टेन्योर 1 साल का है, तो 10 इंटू 1 इंटू 2, एम जो है 2 है तो 20 हो गया, माइनस बी क्या है उसकी मार्केट कमिटमेंट, और उसकी कमिटमेंट मान लीजिए उसको 1 साल के अंदर उसको 20 करोड़ के काम हैंडओवर करना है। मतलब क्या हो गया 20 माइनस 20 0 आ रहा है, मतलब आप कॉन्ट्रैक्टर को की कैपेसिटी 0 है और आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा 10 करोड़ का काम आप देने जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो जाएगा। वो आपके प्रोजेक्ट को कितना प्रायोरिटी देगा ये आप समझ सकते हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को जो प्रोजेक्ट पहले उसने लिया उसे हैंडओवर करना उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे चला जाएगा और वो आपके लिए अच्छी चीज नहीं है। बिड कैपेसिटी के बारे में मैं अगर एक बात बताऊं कि ये कैसे कैलकुलेट मार्केट कमिटमेंट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो मान लीजिए कि कोई आपका प्रोजेक्ट है जनवरी से स्टार्ट होना है, 2023 में जनवरी से स्टार्ट होना है, दिसंबर में खत्म करना है। इस पीरियड में कॉन्ट्रैक्टर को कितने का काम खत्म करना है, कितने की बिलिंग करनी है। फॉर एग्जांपल कोई कॉन्ट्रैक्टर ने जनवरी महीने में ही एक दूसरे कम क्लाइंट से प्रोजेक्ट लिया, वो 5 करोड़ का लिया, तीसरे से लिया उसने 10 करोड़ का लिया, तो और यही पीरियड में उसको खत्म करना है, तो कि 10 प्लस 5 मतलब 15 करोड़ का काम तो उसे करना ही है। और कोई प्रोजेक्ट उसने 1 साल पहले लिया था उसमें 50% काम कर दिया, 50% 2023 में उसको करना है, तो वो भी मान लो कि अगर 10 करोड़ का है तो 5 करोड़ की तो बिलिंग हो चुकी है, 5 करोड़ उसे इस साल नए जो 23 में खत्म करना है। तो उसकी तीनों प्रोजेक्ट अगर कंबाइन करो तो 5 प्लस 10 प्लस 5 मतलब उसको 20 करोड़ की कमिटमेंट देनी है। अब आप एक बात सोचिए कि कॉन्ट्रैक्टर का ऑन एन एवरेज मैक्सिमम जो टर्नओवर है वो 8 से 10 करोड़ का है। कॉन्ट्रैक्टर ने ऑलरेडी 20 करोड़ का कमिटमेंट दे दिया, मतलब वो 20 करोड़ की बिलिंग करने वाला है। मतलब इस साल का जो उसका टर्नओवर है वो अराउंड 20 CR के आसपास होगा।
मैं आप सोचिए 10 से 20 वो डबल कर रहा है, और अगर आपने इसी के ऊपर अपना भी प्रोजेक्ट डाल दिया तो 30 CR का हो जाएगा। मतलब उसकी 10 करोड़, उसकी जो मैक्सिमम 4 से 5 साल में है उसने 10 करोड़ किया है, और इस साल वो 30 CR कैसे कर सकता है। तो थोड़ा सा आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि अपने लेवल पे कि कॉन्ट्रैक्टर को आप ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये टूल है जिससे आप उनकी पता कर सकते हैं आप कि कितना ट्रस्ट वर्दी हो सकता है, आपके प्रोजेक्ट को कितना प्रायोरिटी देगा। तो ये आपको जरूर चेक करना है। नेक्स्ट है दोस्तों, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हैंडेड ओवर। आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर की कैपेबिलिटी, उसका जो परसेप्शन है, उसकी जो वर्कमैनशिप है, उसके बारे में अगर आपको बात करना है तो उनके जो हैंडेड ओवर प्रोजेक्ट हैं उनके क्लाइंट से आप बात करिए। आप जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसकी जो भी प्रीवियस उसने 4 से 5 साल में प्रोजेक्ट हैंड ओवर किए हुए हैं, उनकी उन क्लाइंट से आप एक बार बात करिए, उनके हैंडिंग ओवर सर्टिफिकेट आप चेक करिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर काम तो उठा लेता है, इनिशियल स्टेज में उसका कैश फ्लो बहुत पॉजिटिव होता है तो वो काम करता है, लेकिन जैसे ही कैश फ्लो नेगेटिव होने लगता है, क्योंकि जब 80-90% आप बिलिंग कर चुके होते हैं और उस समय आपकी कैश फ्लो नेगेटिव ही रहेगा, उस समय क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़ के चला जाता है। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टर अगर हैंडिंग ओवर सर्टिफिकेट अगर क्लाइंट उसे दे रहा है, मतलब उसने काम कंप्लीट किया है, तो जितने ज्यादा हैंडिंग ओवर सर्टिफिकेट अगर कॉन्ट्रैक्टर आपको अवेलेबल करा रहा है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा रिलायबल है, वो लास्ट तक काम को खत्म करेगा। तो उसके साथ में आप क्लाइंट की डिटेल लीजिए, क्लाइंट से डिस्कस करिए कि ये कॉन्ट्रैक्टर ने कितने टाइम में काम, जो आपका टाइम लाइन था उसे कितना रिस्पेक्ट किया, उसके वर्कमैनशिप कैसी है, किस तरीके से काम करता है कॉन्ट्रैक्टर, ऐसा तो नहीं किसी चीज के लिए कितनी बार झगड़े हुए, क्लेम को लेके कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई। जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्ट्रैक्टर किस टाइप का कॉन्ट्रैक्टर। कुछ कॉन्ट्रैक्टर बहुत झगड़े करते हैं, बाहर छोटी छोटी चीजों पे क्लेम, कॉन्ट्रैक्टर का काम है क्लेम सबमिट करना, कोई गलत चीज नहीं है, बट लेकिन बहुत ओवर अग्रेसिव होते हैं वो हर चीजों को लेके काम अगर एक पेमेंट थोड़ा सा डिले हो गया, डिस्कस करके चीजों को क्लोज किया जा सकता है, बट वो काम बंद कर देते हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उन्हें हैंडल करना, उनके साथ काम करना। कॉन्ट्रैक्टर अगर पेमेंट मांग रहा है, अगर आप डिले कर रहे हैं तो गलत नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर का वो राइट यूज कर रहा है, बट कुछ चीजें डिस्कशन से क्लोज हो सकती हैं। तो आपको जैसे आप तो चेक कर रहे हो कि रिस्क कम करने के लिए, तो ये सब डेटा आपको कॉन्ट्रैक्टर की कैपेबिलिटी आप उसको समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए ये सब हेल्प करेगा, ये सब टूल। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस इन सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। अगर आपका जैसे प्रोजेक्ट है वो किस टाइप का है, इंडस्ट्रियल है, इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप का है, टाउनशिप है, लैंडस्केप डेवलपमेंट है, तो आप जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट करें उसका एटलीस्ट उस फील्ड में, उस टाइप के प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि हर प्रोजेक्ट अलग टाइप का प्रोजेक्ट होता है। फिट आउट जो प्रोजेक्ट होते हैं जनरली एक कम टाइम के प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ कैश फ्लो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। और जो अगर आप रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट देख लीजिए, अगर कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कोई बड़ा टाउनशिप वाला प्रोजेक्ट, तो वहां पे पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड होता है, बहुत ज्यादा टाइम का प्रोजेक्ट होता है, वहां पे जल्दी बिलिंग भी नहीं होती है, बहुत टाइम लगता है कॉन्ट्रैक्टर को काम खत्म करने में। अगर कोई फिट आउट का प्रोजेक्ट है, उसने 4 से 5 महीने में प्रोजेक्ट खत्म करना है, उसका जो भी पैसा है लेके वो निकल जाता है। अगर आपने उसने सबसे मैक्सिमम जो ईयर है जो किसी प्रोजेक्ट पे उसने लगाया है, 1 या 1.5 साल लगाया, और आपने उसे 4 से 5 साल का प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्टर आप उसका पेशेंस लेवल नहीं चेक कर सकते। क्योंकि अगर आप ऐसे किसी प्रोजेक्ट में जा रहे हैं जिसका टेन्योर बहुत लंबा है, तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आपको फ्रंट अवेलेबल नहीं होगा, आपको वहां पे आइडल भी बहुत बार मैन पावर जाएगी, आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्टर का उस फील्ड में, उस टाइप ऑफ जो आपका प्रोजेक्ट है, उस टाइप का एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो सेलेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो पहली बार एंटर करना चाहता है तो आपको सेलेक्ट ही नहीं करना है, बट उनके साथ आप उनको लिस्ट प्रायोरिटी, आप थोड़ा प्रायोरिटी कम करके उनको रख सकते हैं। नेक्स्ट होता है इन हाउस मैन पावर स्ट्रेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को समझने के लिए। क्योंकि क्या होता है, आपकी इन हाउस मैन पावर जितनी ज्यादा होगी, आपका प्रोजेक्ट के ऊपर कंट्रोल उतना ज्यादा होगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ अगर कॉन्ट्रैक्टर्स को आप चेक करें, आपने उन्हें काम दिया और सीधा मटेरियल खुद खरीदते, मैन पावर कहीं और दूसरी कंपनी से लेके आते हैं और वो काम शुरू करते हैं। और इस बीच में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्टर जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है, तीसरा जाता है, चौथा आता है, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर चेंज होते हैं। और जब एक कॉन्ट्रैक्टर ने कोई काम शुरू किया, वो चला गया, दूसरा आया, तो वो कितना उस काम जो खत्म हुआ है उसको कितना उसने समझा है,
उस हिसाब से उसको आगे कंटिन्यू करना। इसमें क्या होता है, वर्कमैनशिप जो होती है वो बहुत ज़्यादा खराब होती है, प्रोजेक्ट पे कंट्रोल नहीं होता, उसमें जो भी टाइमलाइन है टाइमलाइन मीट नहीं होती। मान लीजिए अभी आपने पूरा प्रोजेक्ट कर रहे हो, कुछ एरियाज आपको अर्जेंट बेसिस पे हैंडओवर करनी है और उस टाइम पे मार्केट में मैन पावर की शॉर्टेज है, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्टर डिलीवर करके देगा। उस टाइम पे अगर उसकी इन हाउस मैन पावर होगी तो वो वहां पे सप्लाई करके आपका जो टारगेट है वो अचीव कर सकता है। प्रोजेक्ट के ऊपर जो कंट्रोल होता है ना वो बहुत जरूरी होता है और मैन पावर कंट्रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन आप देखें तो ये लेबर इंटेंसिव जॉब है। यहाँ पे मटेरियल का एक सबसे ज्यादा अमाउंट होता है, बट लेकिन लेबर को कंट्रोल करना, आपके पास कितना मैन पावर है उसी बेसिस पे आपकी जो कैपेबिलिटी होती है जज होती है। अगर आपके पास मैन पावर है, इनफ मैन पावर, अगर आपके इन हाउस मैन पावर है, तो आप प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट होता है सर्टिफिकेशन। आपका कॉन्ट्रैक्टर कितने सर्टिफिकेट, आईएसओ सर्टिफाइड है या उस सर्टिफिकेशन है उसके पास, जैसे एमईपी का है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल, बहुत सारी उनके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कितनी जगह से वो सर्टिफाइड है, कितने जगह पे वो मेंबर है, वो कॉन्ट्रैक्टर के बारे में इससे आपको पता चलता है, परसेप्शन उसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट होता है साइट विजिट। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है वो उसकी एक ऑनगोइंग एक कंप्लीटेड प्रोजेक्ट को आप विजिट करिए। ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उससे आपको कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पता चलेगा कि वो सेफ्टी के बारे में क्या सोचता है, उसकी क्या पॉलिसी है, क्वालिटी जो है उसकी क्या पॉलिसी है, और जो क्लाइंट के टाइमलाइंस होते हैं उसके लिए क्या पॉलिसी है, किस टाइप से अपने मैन पावर को हैंडल करता है, उसकी वर्कमैनशिप क्या है, मटेरियल कैसे हैंडल करता है, मटेरियल आता है तो किस तरीके से वो मटेरियल को हैंडल करता है, जो डीएलपी पीरियड होता है उसको कैसे वो मैनेज कर रहा है। ये सब जानना बहुत जरूरी है और ये सब आप पेपर पे नहीं पता कर सकते, ये इसके लिए आपको साइट पे जाना पड़ेगा। जो कंप्लीटेड साइट है वहां पे आपको क्लाइंट का फीडबैक पता चलेगा, जो क्लाइंट ने काम डिलीवर ले लिया, हाथ में ले लिया है, उसकी वर्कमैनशिप आपको पता चलेगी, जिससे आपको कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कि ये काम कैसा करेगा हमारे साथ, तो ये सब चीजें पता चलती हैं। और एक ऑनगोइंग साइट पे जाने से आपको पता चलता है कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी के लिए क्या चीजें कर रहा है, अगर कोई कैजुअलिटी हो रही है तो कैसे वो उसको मैनेज कर रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो मैन पावर काम कर रहा है उनकी सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्टर की। तो सेफ्टी के लिए क्या प्रोसीजर है, वो जो सेफ्टी किट होता है वो यूज कर रहा है नहीं कर रहा है, क्वालिटी को लेके क्या प्रोसेस है, कैसे मटेरियल इनवर्ड हो अगर साइट में आ रहा है तो उसको कैसे हैंडल कर रहा है, जो मेक्स किस तरीके से यूज कर रहा है, तो ये सब जानना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। एक बार मैं अगर अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने एक साइट विजिट की थी, एक कॉन्ट्रैक्टर था, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर था, वहां पे उन्होंने कंडुइट्स लगाई हुई थी, एक प्रिसीजन मेक की उन्होंने कंडुइट लगाई हुई थी। तो हमने देखा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद उन्होंने एक नॉर्मल कोई लोकल मेक का कंडुइट था वो यूज किया हुआ था। तो हमने उनके जो काम कर रही थी मैन पावर, उनसे पूछा कि ये ऐसा, तो उन्होंने बताया सर मटेरियल खत्म हो गया था तो हमने यही लगा दिया। तो इस मतलब आप सोच लीजिए कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर आप पे कर रहा है, जो क्लाइंट है वो सिर्फ प्रिसीजन मेक का पे कर रहा है, बट वो लगा क्या रहा है और कोई उसे रोक भी नहीं रहा है ना। तो इससे आपको पता चलेगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसका अप्रोच क्या है। तो आपके लिए आपका जो भी आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं, आपके खुद की भी एक सेफ्टी, क्वालिटी, ये सब वर्कमैनशिप को लेके पॉलिसी होगी, एक डॉक्यूमेंटेशन की पॉलिसी होगी। तो वो कॉन्ट्रैक्टर कर सकता है नहीं कर सकता है, अगर कॉन्ट्रैक्टर ने कभी किया ही नहीं है तो आपके प्रोजेक्ट पे क्या गारंटी है कि वो काम करके उसको 100% सक्सेसफुली उसको डिलीवर करेगा। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से, ये टूल्स मैंने जो बताया एक तरीके के टूल्स हैं, इससे आप कॉन्ट्रैक्टर के बारे में एक ओवरऑल पता कर सकते हैं। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर फेल हो सकता है, उसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट अगर आप उसके फेल होने के चांसेस, अगर आपने ऐसे ही रैंडमली किसी को पिक किया, वहां फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। अगर आपने एक टूल से आप उनको चेक किया है कि नहीं कॉन्ट्रैक्टर सही है, ये कैपेबल कॉन्ट्रैक्टर आपने फाइंड आउट करके उसके बाद सेलेक्ट किया है, तो जो फेल होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। और चांसेस जितने आपने ये अच्छे से आप करोगे उसके चांसेस और ज्यादा कम होंगे और आपका प्रोजेक्ट की जो ग्रोथ होगी उतनी अच्छी होगी। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक देना जरूर इसमें कमेंट में मुझे शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।